गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, वही हमारा आज का आर्टिकल है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम, परिवर्तित करेंगे उसे अमीटर में और वोल्टमीटर में। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर में चेंज करना चाहते हैं, उसको कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो जिसमें आप कन्वर्जन करना चाहते हैं उसके बारे में आपको मालूम तो होना चाहिए ना। बात आप समझ रहे हैं ना। जैसे आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अमीटर की डिटेल तो पता रहनी चाहिए ना आपको, अदरवाइज आप क्या कर दोगे कि कन्वर्ट हो जाएगा वो। आप अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना चाहते हो तो वोल्टमीटर की डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए, तभी तो आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह बना दोगे। नहीं समझ आया। जैसे आपने एक मूवी देखी है, डॉन पिक्चर देखी ना सब लोगों ने। अब डॉन मूवी में जब ओरिजिनल वाला अमिताभ बच्चन ले लो या बाद वाली पिक्चर में आए थे शाहरुख खान, तो जब ओरिजिनल वाले हीरो खत्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर एक डुप्लीकेट को बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है डॉन। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं जब आपको ये मालूम हो कि डॉन करता क्या क्या था, वो कैसे चलता था, वो कैसे रहता था, उसका लाइफ स्टाइल कैसा था, वो बिहेव कैसे करता था, बात कैसे करता था। जब इतनी सारी बातें आपको पता होंगी तो किसी भी डुप्लीकेट को पकड़ के सिखा दोगे, वो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो कोई भी कन्वर्जन करने से पहले आपको, आप जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना। तो अगर गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अमीटर के बारे में मुझे सारी जानकारी चाहिए पहले। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम, तो पहले आपको वोल्टमीटर की सारी जानकारी चाहिए और उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हैं। तो आज हम वही करने चल रहे हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल समझ आया आपको? नहीं समझ में आया? तो ये एक बड़ी अहम चीज है। जैसे आपको किसी की एक्टिंग करनी होती है तो आप उसके बारे में पहले डिटेल पता लगाते हो ना कि वो कैसे एक्ट करते हैं, तभी तो आप एक्टिंग कर सकते हो। तो अगर आपने गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना है, तो सबसे पहले हमारा काम ये रहना चाहिए कि अमीटर कैसे बिहेव करता है, अमीटर की क्या स्पेशलिटी होती है, वोल्टमीटर कैसे बिहेव करता है, उसके क्या कैरेक्टर्स हैं, उसकी क्या खास बात है, ये सब तो मालूम हो हमको। और फिर हम अपना एक गैल्वेनोमीटर पकड़ेंगे, उसको अमीटर की तरह बना देंगे। बिल्कुल गैल्वेनोमीटर पकड़ेंगे, वोल्टमीटर की तरह बना देंगे, वो वैसा काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, उससे पहले मुझे इनकी जानकारी चाहिए, इसलिए सब कुछ छोड़ के सबसे पहले मैं अमीटर और वोल्टमीटर आपको बताना चाहता हूं क्या होते हैं, इनके बारे में सारी चीजें। और इसीलिए हमने इनको साइड बाय साइड लिखा हुआ है, पार्टीशन करके। इधर हम अमीटर की बातें लिखेंगे और उधर हम वोल्टमीटर की बातें लिखेंगे। और जब आप ये सीख जाओगे फिर उसके बाद हम कन्वर्ट करके आपको दिखा देंगे। तो अमीटर, सबसे पहली चीज तो अमीटर होता क्या है मैं आपको बताऊं। अमीटर जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? एम्पियर मीटर का। अमीटर एम्पियर मीटर का शॉर्ट फॉर्म है। इसमें आप इतना पोर्शन अगर हटा देते हैं और फिर दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो अमीटर बन जाएगा। अब एम्पियर का मतलब क्या होती है? एम्पियर तो करंट का यूनिट है। अब मीटर मतलब नापने वाला, तो एम्पियर मींस करंट और मीटर मींस नापने वाला। एक ऐसी चीज, एक ऐसी डिवाइस जो करंट की नापने वाली चीज है, करंट को नापती है, ऐसी चीज को हमने क्या नाम रखा है? अमीटर। वोल्ट मीटर का जो ये शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है दैट इज वोल्टेज मीटर। ये वोल्टेज मीटर का शॉर्ट फॉर्म है। और अगर आप यहां से ये वाला हिस्सा हटा देते हैं और फिर आप दोनों को एक साथ जोड़ के लिखते हैं, देन इट विल बिकम वोल्ट मीटर। तो वोल्टेज, अब फिर से बात आती है कि वोल्टेज किसका यूनिट होता है? वोल्टेज जो वोल्ट होता है वो किसका यूनिट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का, विभवांतर का यूनिट होता है।
अब वोल्ट तो विभवांतर का यूनिट हो गया, मीटर मतलब नापने वाला, विभवांतर को नापने वाली जो चीज होगी उसको हम वोल्ट मीटर बोलेंगे। बस, तो अमीटर और वोल्ट मीटर का पहला डिफरेंस हमको पता चला। पहला डिफरेंस क्या पता चला? अमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा को नापने के काम आता है, और वोल्ट मीटर क्या होता है? किसी परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने के काम आता है। बस, तो पहला पॉइंट हम लोग बना सकते हैं। अमीटर का पहला पॉइंट क्या बनेगा कि किसी वैद्युत परिपथ की किसी शाखा में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा को नापने के लिए प्रयुक्त होता है कौन? अमीटर। और वोल्ट मीटर वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए प्रयुक्त होता है। अभी हमने इसको बताया भी आपको। सेकेंड, ये कि जो अमीटर होता है उसे हम जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की किसी ब्रांच में करंट को मेजर करना होगा तो हम उसे कैसे कनेक्ट करेंगे आखिरकार? तो इसका आंसर ये है कि अमीटर को जिस भी शाखा में आपको वैद्युत धारा मेजर करनी है वहां पर अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। परिपथ के साथ हमेशा कैसे क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और वोल्ट मीटर को जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापना होगा उन दो बिंदुओं के बीच जाके ऐसा जोड़ देते हैं बस। तो उन दो बिंदुओं के साथ उसको समांतर क्रम में लगाते हैं, इसको हम सीरीज में नहीं लगाते हैं। तो सेकंड आप डिफरेंस देखेंगे अमीटर में, इसे सदैव वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है मतलब कैसे जोड़ते हैं? तो इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, एक फिगर बना करके आप देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारे सर्किट का एक लोड है, रेसिस्टेंस है, आप कुछ भी मान लीजिए, और ये सोर्स है एनर्जी का, ये यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। ऐसा एक सर्किट बना हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये एक सेल लगी है, ये के है, कुंजी है, और ये रेसिस्टेंस लगा है, हमारे सर्किट का लोड लगा है। अब अगर आप चाहते हैं यहां से ऐसा करंट भी जा रही है आई, मान लेते हैं कि आई करंट इधर से ऐसे फ्लो होती है। आपने पढ़ा हुआ है कि सेल में करंट अगर सेल के बाहर है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है, और सेल के अंदर की अगर बात करेंगे तो फिर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होती है। अब इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रही है। अगर आप इस करंट को मेजर करना चाहते हैं, उसको नापना चाहते हैं, तो करंट को नापने के लिए तो अमीटर चाहिए, और अभी हमने लिखा कौन से क्रम में लगाते हैं, हम उसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे? हम एक काम करेंगे, ये जो पूरा का पूरा ये ब्रांच है आपकी, अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि इस ब्रांच में ये जो करंट आई जा रही है इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप ब्रांच को कहीं पर भी, पूरी यहां से यहां जो पूरी ब्रांच है, इस पूरी ब्रांच को कहीं से भी एक जगह से आप डिस्कनेक्ट कर दें, ऐसा काट दें उसको। ऐसा वायर जा रही होगी तो उसको यहां से ऐसा ब्रेक कर दो, आप तोड़ दो, काट दो, और काटने के बाद ये अमीटर आप यहां पर ऐसा लगा दो, और अमीटर लगा देंगे तो ये जो करंट होगी ये करंट ऐसा फ्लो होके जाएगी। और क्योंकि हमने इस प्रतिरोध के लोड के श्रेणी क्रम में अमीटर को लगाया हुआ है, और आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी ही करंट इसमें भी जाती है, तो पूरी की पूरी करंट इस अमीटर से होके पास होगी। ये अमीटर के दो टर्मिनल रहेंगे, पूरी की पूरी करंट अमीटर से जाएगी और
अमीटर का इंडिकेटर चलेगा और हमको बता देगा कि सर्किट में या इस ब्रांच में कितनी करंट है। इसलिए हम इसको सीरीज में लगाते हैं, हमेशा ऐसे कनेक्ट करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, यहां 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 कहीं पर भी आप कनेक्ट कर दें, जिस ब्रांच में करंट मेजर करना है उस पूरी ब्रांच में आप कहीं पर भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वोल्ट मीटर का सेकेंड पॉइंट, जैसे हमने बताया कि इसे सदैव वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो उसे हम श्रेणी क्रम में नहीं लगाते हैं। उसे हम जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना होता है, उन दो बिंदुओं के बीच हम उसको समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है। वैद्युत परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापना होता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच इसे मतलब वोल्ट मीटर को इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये हम वोल्ट मीटर के लिए करते हैं। और इसको भी अगर आपको और अच्छे से समझना है, सो फॉर एग्जाम्पल आई विल मेक अ फिगर हियर, आप उससे समझ सकते हैं। सपोज एक रेसिस्टेंस ये लगा हुआ है लोड R1 और एक रेसिस्टेंस और ये लगा हुआ है हमारे पास R2। इसके साथ सर्किट में एक ये सेल लगी हुई है, एक ये की लगी हुई है यहाँ पे, और इस तरह से पूरा सर्किट कंप्लीट है। यहाँ से ऐसा करंट फ्लो होती है और ये यहाँ से आकर के ऐसा फिर से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर कर जाती है। ये बैटरी है, सेल है, ऐसे ये दो रेसिस्टेंसेस हमने लगाए, दो लोड लगे हैं, कुछ भी मान लो, बल्ब लगा है, फैन लगा है, जो भी आपकी मर्जी, ये वो लोड हमने लगा दी है यहाँ पर। अब हमें वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है और बाई चांस आपको अभी मैंने बताया कि जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापना होता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच इसे समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि आपको इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना है। ये दो पॉइंट्स हैं और आपको इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, या आपको इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो आप इसे कैसा कनेक्ट करना है आपको, कि जिन दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है, उन दोनों बिंदुओं में जाके ऐसा वोल्ट मीटर लगा देंगे हम समांतर क्रम में। तो अगर आपको इन दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो आप इन दो बिंदुओं के बीच में ऐसा एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। वोल्ट मीटर का एक ये टर्मिनल होगा, दूसरा टर्मिनल इधर, और इस तरह से हम उसको कनेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम सर्किट के तार को बीच में से काटते नहीं हैं। वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने के लिए अमीटर जैसे सर्किट की किसी ब्रांच के तार को बीच से काटते नहीं हैं। हमें जिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, वहां ले जाते हैं वोल्ट मीटर को, और ये वोल्ट मीटर के दो वायर और जाकर बस ऐसा रख देते हैं, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अगर आपको इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, इन दो बिंदुओं के बीच का, तो यही वोल्ट मीटर उठा के आप इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा दीजिए, बस ऐसे लगाते हैं। तो ये वाला पाथ कैसा हो जाएगा, जो करंट यहां से आएगी वो करंट यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना, थोड़ी सी इधर जाएगी फिर इधर भी जाएगी, और जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है तो आपको याद होगा ये वाला क्रम
समांतर क्रम कहलाता है, तो वो समांतर में जोड़ते हैं। ये हमारा वोल्टमीटर का सर्किट हो गया, पैरेलल में उसको हम कनेक्ट करते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अमीटर का तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा उसका कैरेक्टर क्या है, तीसरी स्पेशलिटी क्या है, वो मैं आपको बताऊं। क्योंकि अमीटर से आप क्या मेजर करना चाहते हैं, अमीटर से आप धारा मेजर करना चाहते हैं, करंट मेजर करना चाहते हैं कि अगर कुछ किसी ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है तो कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये आप मेजर करना चाहते हैं यहां से। अब अगर आप ये करंट मेजर करना चाहते हैं तो हमारा टारगेट ये रहता है, हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये जो करंट हमको नापनी है, ये पूरी की पूरी करंट इसमें से होके जाए। जब पूरी करंट इसके अंदर से होके जाएगी तो पूरी करंट नाप के हमको बता देगा। जैसे अगर आप किसी तराजू में से एक बोरे में कुछ रखा है और आप उसको तौलना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा बोरा वो उठा के तराजू के ऊपर ही तो रखते हो। ऐसा तो नहीं रखते ना कि बोरे को तराजू पे ऐसा रखो कि आधा जमीन में रखा रहे, आधा तराजू में आए, फिर अच्छा मेजरमेंट नहीं आएगा, उसमें गलती आ जाएगी। तो जिसको भी आप तौलना चाहते हैं तराजू से भी, उसे भी तो पूरा का पूरा तराजू में रखना चाहिए हमको। अब ऐसे ही अगर आप इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट को मेजर करना चाहते हैं कि पूरी करंट कितनी है, तो फिर पूरी करंट को कहां से जाना चाहिए, अमीटर के अंदर में से जाना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी करंट अमीटर के बाहर से चली गई तो ब्रांच में कितनी पूरी करंट थी आप जान नहीं पाएंगे, आप मेजर नहीं कर सकते। तो क्या रूल बना हमारा कि शाखा में फ्लो होने वाली जितनी भी करंट है वो पूरी की पूरी करंट कहां से पास होनी चाहिए, अमीटर के अंदर से गुजरनी चाहिए। ये अमीटर की एक और स्पेशलिटी हो गई। किसी शाखा में प्रवाहित संपूर्ण धारा, पूरी वैद्युत धारा, किसी शाखा में प्रवाहित संपूर्ण, आप इसे वैद्युत धारा कर लें, वैद्युत धारा अमीटर में से गुजरनी चाहिए, अमीटर में से गुजरनी चाहिए। ये अमीटर की नेक्स्ट स्पेशलिटी, किसी शाखा में प्रवाहित संपूर्ण वैद्युत धारा अमीटर में से गुजरनी चाहिए, तभी उस शाखा में गुजरने वाली कुल धारा नपेगी। वोल्टमीटर के लिए थर्ड पॉइंट क्या बनाएंगे, वोल्टमीटर में आप देखिएगा ये जो करंट यहां से ऐसा जा रही है, क्योंकि वोल्टमीटर से हम करंट तो मेजर करना नहीं चाहते, आप वोल्टमीटर से करंट तो नहीं नापना चाहते ना। अगर करंट मेजर नहीं करना चाहते तो हम ये चाहते हैं कि जब ये करंट यहां पर पहुंचे जंक्शन पे तो वोल्टमीटर की तरफ एक भी करंट मत जाए। आप खुद सोचिए, क्या आप वोल्टमीटर से करंट मेजर करना चाहते हैं? करंट तो मेजर नहीं करना चाहते, तो हम ये चाहते हैं कि वोल्टमीटर वाले रास्ते पे एक भी करंट मत जाए, क्योंकि अगर वोल्टमीटर वाले रास्ते पर थोड़ी सी भी करंट जाएगी तो वो वोल्टमीटर की हमको एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगी। वोल्टमीटर की हमको बिल्कुल प्रिसाइज रीडिंग, अच्छी रीडिंग हमको एक्यूरेटली वो हमको नहीं बताएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है हमारे साथ इसमें। क्या प्रॉब्लम है कि जो करंट यहां से जाएगी, वोल्टमीटर क्योंकि वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, इसलिए ये तब तक ऑपरेट ही नहीं होता जब तक इसको थोड़ी सी करंट देती नहीं है हम, तब तक ये चलता ही नहीं है। इसलिए मजबूरन हमको इसको थोड़ी सी करंट देनी पड़ती है, क्योंकि जब इस रास्ते पर थोड़ी सी करंट जाएगी तो ही वो काम करेगा। अगर बिल्कुल करंट नहीं जाएगी तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि उस रास्ते पर एक भी करंट मत जाए,
और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी करंट पोटेंशियो में इसमें वोल्ट मीटर वाले रास्ते पर जाएगी तो फिर इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने में ये हमको एरर दिखाएगा, गलती करेगा, अच्छी रीडिंग नहीं देगा। कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको समझाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। सपोज कि ये हमारे पास एक रेसिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कुछ भी मान लो आप, हमने मान लिया 10 ओम का रेसिस्टेंस है ये। यहां से इस पे एक करंट जा रही है, हमने मान लिया कि वो करंट जा रही है 10 एम्पियर करंट जा रही है यहां से। ऐसा 10 ओम रेसिस्टेंस में 10 एम्पियर करंट ऐसा जा रही है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है तो ए और बी के बीच कितना विभवांतर आएगा? विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू आर। तो हमने I इंटू आर करना है, 10 इंटू 10 करना है, कितनी वैल्यू मिलेगी? 100 वोल्ट। तो ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है यहां पर? 100 वोल्ट। अब इस 100 वोल्ट को मेजर करने के लिए हम क्या लाए? वोल्ट मीटर, और ऐसा जाके उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमने। फिर से वही हमने बनाया, देखो ऐसा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और नापने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमने ये वोल्ट मीटर इसमें कनेक्ट कर दिया। इसका रेसिस्टेंस कितना है? 10 ओम। यहां से करंट कितनी आ रही थी? 10 एम्पियर। लेकिन अब जब करंट यहां पहुंचेगी इस जंक्शन पे, सो नाउ यू आर सीइंग दैट देयर आर 2 वेज ऑफ करंट, और करंट थोड़ी इसमें जाएगी तो थोड़ी इसको इसमें जाना ही पड़ेगा। और वोल्ट मीटर ऑपरेट ही तभी होगा जब थोड़ी सी करंट उस रास्ते पर जाएगी, क्योंकि वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, तो थोड़ी तो विद्युत धारा चाहिए उसको। अब हमने मान लिया कि ये विद्युत धारा ले गया 1 एम्पियर, तो फिर इस रास्ते पर कितनी अब जा रही है? 9 एम्पियर जा रही है, क्योंकि टोटल करंट कितनी आ रही थी? 10 एम्पियर। अगर ये 1 एम्पियर तो इसमें चली गई, कम गई, लेकिन कुछ चाहिए करंट उसको चलने के लिए। तो सामने हमारा मेन सर्किट जो है, मेन सर्किट में अब कितनी करंट जाएगी? 9 एम्पियर जाएगी। और उस सिचुएशन पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताएं? फिर से वही फॉर्मूला, I इंटू आर। मेन सर्किट में कितनी करंट है? 9 एम्पियर। प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। तो ये कितना आ गया? 90 वोल्ट। अब आप देखें एरर आ गई कि नहीं आ गई? जब आपने वोल्ट मीटर नहीं लगाया था उस समय ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था 100 वोल्ट। तो हम तो इस 100 को मेजर करने गए थे, हम 90 मेजर करने नहीं गए थे। हम तो किसको मेजर करने गए थे? 100 को। लेकिन हमने जैसे ही वोल्ट मीटर लगाया उसने हमको कितना बता दिया? 90 वोल्ट बता दिया। गलती हो गई कि नहीं हो गई? हमारी गलती है, ये तो वोल्ट मीटर की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो थोड़ा सा करंट ड्रॉ करता है। अब अगर ये एरर आने लगी फिर आप क्या चाहते हैं? क्या अब आप चाहते हैं कि करंट इस रास्ते पर जाए? हम तो नहीं चाहते, क्योंकि हम इससे 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस रास्ते पर करंट जाए, क्योंकि जब करंट जाती है तो नतीजा आपने देखा, गलती हो जाती है वहां। लेकिन यह भी है कि बिना करंट जाए काम भी नहीं बनेगा। तो ठीक है, हम करंट देंगे, लेकिन हम इस एरर को पूरी तरीके से 100% तो ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो ये एरर कम कर सकते हैं जरूर। कैसे कम कर सकते हैं? हम वोल्ट मीटर वाले रास्ते का रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे, इस रास्ते का प्रतिरोध बहुत ज्यादा कर देंगे। जब वोल्ट मीटर वाले रास्ते का प्रतिरोध बहुत ज्यादा कर देंगे तो इस पे जाने वाली करंट कैसी हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। बाई चांस मान लिया वो करंट हो गई 0.1 एम्पियर। अभी जो 1 एम्पियर जा रही थी अब वो कितनी जा रही है? 0.1 एम्पियर। तो अब मेन सर्किट में कितनी जाने लगी? 9.9 एम्पियर। और इस समय पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम मेजर करेंगे तो 9.9 इंटू 10 इज इक्वल टू
99 वोल्ट। तो कितना मेजर करना था हमको? 100। अब हमारा वोल्ट मीटर कितना बता रहा है हमको? 99। तो लगभग आ गए अच्छी वैल्यू पे। अब तो काफी हद तक नजदीक आ गए ना हम लोग। तो ये ऐसा वोल्ट मीटर बन गया जो कि एक बहुत अच्छा वोल्ट मीटर है, क्योंकि 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और वो हमको कितना बता रहा है? 99। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, लेकिन 100 का 90 ये नहीं चल सकता था, उसमें बहुत ज्यादा एरर थी। तो आपने क्या देखा कि वोल्ट मीटर लगा देने से एरर आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी सी करंट ले लेता है। तो इसमें हम क्या चाहते हैं? इसमें हम चाहते हैं कि वोल्ट मीटर वाले रास्ते पर बिल्कुल भी करंट मत जाए। चाहते तो हम ये हैं, हालांकि हम कर नहीं पाते वैसा, थोड़ी बहुत करंट तो देनी ही पड़ेगी आपको इसको, अदरवाइज चलेगा ही नहीं वो। लेकिन हम चाहते हैं कि वोल्ट मीटर वाले रास्ते पर एक भी करंट मत जाए। तो जैसे इसमें हमने लिखा किसी शाखा में प्रवाहित संपूर्ण वैद्युत धारा मीटर से गुजरनी चाहिए। तो वोल्ट मीटर में हम क्या चाहते हैं कि वोल्ट मीटर वाले रास्ते पर करंट प्रवाहित होने वाली करंट कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। अगर करंट 0 हो जाएगी तो टोटल करंट इसमें से जाएगी और फिर उस सिचुएशन पे बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू मेजर होके हमको मिलेगी। तो वोल्ट मीटर में प्रवाहित वैद्युत धारा 0 होनी चाहिए। वोल्ट मीटर में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा 0 होनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। और अमीटर में हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी करंट अमीटर से ही अंदर से गुजरे, क्योंकि हमें करंट ही मेजर करनी है। और वोल्ट मीटर में हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वोल्ट मीटर वाले रास्ते पर करंट जाए। जाने का नतीजा देख तो रहे हैं आप, एरर आ जाती है हमारी रीडिंग में। इसके बाद नेक्स्ट 4th पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, 4th पॉइंट में फिर ध्यान से देखिए, आपने अभी अभी एक पॉइंट बनाया है कि अमीटर के लिए हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी करंट अमीटर में से गुजरे, लेकिन अमीटर के साथ भी एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है अमीटर के साथ में? अमीटर के साथ में बेटा ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे पहले इस सर्किट में अमीटर नहीं था, इस सर्किट में पहले अमीटर नहीं था, तो इसमें करंट जा रही है 10 एम्पियर। एज एग्जांपल मान लिया हमने, इसमें अमीटर नहीं लगा था और इस वाली ब्रांच में करंट कितनी फ्लो हो रही थी? 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी। अब जैसे ही आपने बीच में से तार को ब्रेक किया और उस पे अमीटर लगा दिया आपने, तो अमीटर में से जब अंदर से करंट फ्लो होगी तो अंदर में अमीटर की एक कॉइल लगी हुई है, अमीटर की एक कॉइल लगी हुई है, एक वायर लगी हुई है, उसकी कॉइल बनी हुई, तो करंट उस कॉइल में से फ्लो होती है। अब उस कॉइल का अपना थोड़ा बहुत तो रेसिस्टेंस होता है। आप रेसिस्टेंस बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते ना, तो उस अमीटर के अंदर जो कॉइल लगी हुई है उसका अपना कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध है। तो शुरू में इसमें करंट कितनी जा रही थी? 10 एम्पियर। लेकिन जैसे ही हमने वायर को ब्रेक करके उसमें अमीटर लगाया तो उस रास्ते पर अमीटर का प्रतिरोध भी तो रास्ते पर आ गया करंट के। पहले सिर्फ इतना प्रतिरोध था, करंट 10 एम्पियर थी। अब हमने उसके साथ श्रेणी क्रम में अमीटर भी लगा दिया, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तो बढ़ता है ना, आपने पढ़ा हुआ है। सीरीज में अगर रेसिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, पैरेलल में डिक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही आपने अमीटर जोड़ा, सर्किट में इसका भी प्रतिरोध आ गया और सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो पहले के अपेक्षा बढ़ गया या घट गया? कुछ बढ़ गया होगा। अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो करंट का क्या होगा सर्किट में? I = V/R पढ़ते हैं ना आप। अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी। करंट कम हो जाएगी
तो मान लिया कि करंट अब हो गई 9 एम्पियर, पहले कितनी थी 10 एम्पियर, अब कितनी हो गई। तो ये 9 एम्पियर कैसे हो गई, अमीटर को जोड़ने से हो गई। हम तो अमीटर जोड़ने किस वजह से गए थे, ताकि सर्किट में जो करंट जारी वो नाप लें हम, लेकिन हमारा तो अच्छा काम भी बुरा लग गया इसको। कैसे कि हम तो 10 एम्पियर नापने गए थे, अब हमने 10 एम्पियर नापने के लिए अमीटर क्या जोड़ा, उसने करंट ही 9 एम्पियर कर दी सीधे, तो टोटल करंट नहीं नपेगी फिर। तो अब बात समझ में आई। तो आप क्या चाहते हो बताओ, आप ये चाहते हैं कि जब हम इसमें लगाएं तो अगर पहले 10 एम्पियर करंट थी तो सर्किट में लग जाने के बाद भी कितनी बनी रहे, 10 एम्पियर बनी रहे। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब इसका प्रतिरोध बहुत कम हो। अगर प्रतिरोध बहुत कम होगा तो 10 की 10 ही बनी रहेगी और हमें पूरी नप जाएगी। समझ आ गया अब आपको। तो एक अच्छा अमीटर वही अमीटर होता है जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो। शून्य तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मटेरियल अभी नहीं है फिलहाल जिसको हम उसकी कॉइल में लगा दें और उसका प्रतिरोध शून्य हो। आपने पढ़ा हुआ है ना, प्रतिरोध किस मटेरियल का शून्य होता है, सुपर कंडक्टर का, अति चालक। याद आया आपको, पढ़ाया गया है। तो या तो सुपर कंडक्टर कॉइल में लगाओ, लेकिन रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर अभी हम नहीं बना पाए हैं, तो यह काम तो नहीं हो सकता, शून्य नहीं कर सकते। लेकिन एक अच्छा अमीटर उसी को माना जाएगा जिसका प्रतिरोध अत्यंत कम हो, न्यूनतम हो उसका प्रतिरोध। हां, लेकिन जिस दिन हमको जीरो प्रतिरोध वाला मीटर मिल जाएगा, जीरो प्रतिरोध वाला मीटर, वो दुनिया का सबसे बेस्ट मीटर होगा। और हम उसको बोले, अभी फिलहाल है नहीं हमारे पास, इसलिए ऐसा अमीटर हमारे लिए आइडियल है। ऐसे अमीटर को हम आदर्श अमीटर कहते हैं। फिर से देखो, दो बातें यहां पर आ रही हैं निकल के। अमीटर, एक अच्छा अमीटर आप किसको मानेंगे, जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो, अत्यंत कम हो। और अगर किसी अमीटर का प्रतिरोध शून्य हो गया, फिर वो अमीटर कैसा अमीटर माना जाएगा, आदर्श अमीटर माना जाएगा। तो अगर कोई पूछता है कि बताइए आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, शून्य, क्या कभी ऐसा हो सकता है? अभी फिलहाल अभी तो ऐसा नहीं है। तो फिर क्या आदर्श अमीटर आपको मिल सकता है? अभी तो नहीं मिल सकता। तो क्या मिल सकता है? आंसर है एक अच्छा अमीटर हम ले सकते हैं। नहीं समझ आ रही बात आपको? आ गया? तो हम क्या नोट कर सकते हैं इसमें से? एक अच्छा अमीटर वही होता है जिसका प्रतिरोध कम से कम हो। एक अच्छा अमीटर वही होता है जिसका प्रतिरोध कम से कम हो। एक पॉइंट और इसी में हम बना देते हैं, फिफ्थ। और एक आदर्श अमीटर कौन सा होता है, जिसका प्रतिरोध शून्य हो। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तो आदर्श अमीटर क्या होता है और अच्छा अमीटर क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद वोल्ट मीटर में हम फोर्थ पॉइंट पे आ जाएंगे। तो क्या आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए? फिर से मुझे बताइए, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई अमीटर है अभी इस दुनिया में? ऐसा तो कोई अमीटर नहीं है। अगर ऐसा अमीटर नहीं है तो कैसा अमीटर है भाई? एक अच्छा अमीटर है। अच्छे अमीटर की क्या पहचान है?
कि उसका जो प्रतिरोध हो वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब वोल्ट मीटर की बात करिए। अभी अभी आपने ऊपर लिखा है इस पे, वोल्ट मीटर में आपने लिखा है कि प्रवाहित वैद्युत धारा 0 होनी चाहिए। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वोल्ट मीटर वाले रास्ते पर थोड़ी सी भी करंट पहुंचे, हम नहीं चाहते। करंट पहुंचने का नतीजा आपने देखा ना, करंट नहीं पहुंच रही है, टोटल करंट मेन सर्किट से जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। जरा सा हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर क्या लगाया, उसने करंट लेके इसका पोटेंशियल डिफरेंस 90 वोल्ट ही करके हमको दिखा दिया। तो हम तो पोटेंशियल डिफरेंस नापने गए थे, उसने तो इसी को कम कर दिया, इसी में एरर ला दी उसने। अब आप सोचिए कितना अजीब है ना, जो उपकरण हम यूज कर रहे हैं एक अच्छाई के लिए कि ये नाप के हमको देगा, वो खुद ही जाके उसकी वोल्टेज कम कर देता है। तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहते करंट जाए। अगर आप नहीं चाहते करंट जाए तो ऐसी सिचुएशन पे प्रतिरोध के बारे में बताइए कि उसका प्रतिरोध ज्यादा रखना चाहते हैं या कम? ज्यादा रखना चाहते हैं। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उस रास्ते पे जाने वाली करंट उतनी ही कम हो जाएगी। और अगर आप सोचोगे कि आप चाहते क्या हो, तो हम तो चाहते हैं कि उसका जो प्रतिरोध हो वो इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए उसका प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध इन्फिनिटी हो जाएगा तो एक भी करंट नहीं जाएगी उस रास्ते पर फिर। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि अभी हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसकी हम कॉइल बनाएं और वोल्ट मीटर में लगा दें और उसमें एक भी करंट मत जाए। अभी ऐसा मटेरियल नहीं है। अगर हम करंट नहीं भेजते तो वो वर्क ही करना बंद कर देता है। तो चाहते तो ये है कि उस रास्ते पर एक भी करंट मत जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। तो फिर से वही दोनों बातें आती हैं कि एक अच्छे वोल्ट मीटर की पहचान क्या है, प्रतिरोध के बारे में बताइए। फिर से आप चाहते हो कि इस रास्ते पर करंट बिल्कुल भी मत जाए, तो इसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो एक अच्छा वोल्ट मीटर वही होता है जिसका प्रतिरोध अधिक से अधिक होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है उसका प्रतिरोध। ठीक है, तो हम यहां नोट कर सकते हैं। एक अच्छा वोल्ट मीटर वही होता है जिसका प्रतिरोध अधिक से अधिक हो। तो आदर्श वोल्ट, ये तो अच्छे वोल्ट मीटर की पहचान हो गई। आदर्श वोल्ट मीटर, एक जो आइडियल जिसको हम चाहते हैं कि जिस दिन वो मिलेगा उस दिन हमें सबसे ज्यादा अच्छा वोल्ट मीटर मिल पाएगा इस दुनिया में, तो एक उसको हम आदर्श वोल्ट मीटर कहेंगे। और आदर्श वोल्ट मीटर के लिए हम क्या चाहते हैं? प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? इन्फिनिटी प्रतिरोध होना चाहिए। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अनंत होना चाहिए। तो ये कुछ अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। आप दोनों को अगर अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आप एक बात पाएंगे कि अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। कैसे उल्टे हैं? थोड़ा ध्यान से देखना। फिलहाल अमीटर क्या मेजर करता है? अमीटर करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? विभवांतर। अब यहां से आपको पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के कैसे अपोजिट हैं। इसे हमेशा कौन से क्रम में लगाते हैं? और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। इसमें से हम क्या चाहते हैं कि
पूरी की पूरी करंट इसके अंदर से जाए, और हम इसमें क्या चाहते हैं, एक भी करंट इसके अंदर से मत जाए, हम तो ये चाहते हैं। एक अच्छा मीटर वो होता है जिसका प्रतिरोध कम से कम हो, तो एक अच्छा वोल्ट मीटर वो होता है जिसका प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा हो। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, शून्य। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, अनंत होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि अमीटर और वोल्ट मीटर ये उनके बारे में कुछ बातें हैं, और ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह कैसे यूज करते हैं इसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। जो आपका अमीटर होता है एक्चुअली वो इसके अंदर ना एक गैल्वेनोमीटर ही लगा रहता है। जैसे मैं आपको यहां पर ऐसे बताता हूं, ये एक गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है जी। इस गैल्वेनोमीटर में इसका एक पॉइंटर लगा हुआ है जो कि यहां पर ऐसे 0 पर है। ठीक, सबसे पहले इसमें एक चीज आप समझ लें, एक करंट है जिसे हम बोलते हैं पूर्ण विक्षेप धारा, गैल्वेनोमीटर की पूर्ण विक्षेप धारा बोलते हैं। तो ये कौन सी करंट है, देखिए ये गैल्वेनोमीटर बना हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर लगा हुआ है, यहां पर स्केल बना हुआ है ऐसा, इस तरह से। तो जब हम इसमें से करंट फ्लो की जाती है, देखिए ऐसा हम एक टर्मिनल से जोड़ा इसको, इधर से करंट आ रही है और यहां से करंट ऐसा बाहर चली जाती है। अब इसके अंदर जब करंट जाती है तो वो कॉइल में से बहती है, उस कॉइल का कुछ न कुछ रेसिस्टेंस है। गैल्वेनोमीटर की कॉइल के रेसिस्टेंस को हम G मान लेते हैं सीधे, रेसिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, बट बिकॉज दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, सो लेट इट्स सिंबल इज कैपिटल G। कैपिटल G हम इसको सिंबल दे देते हैं। तो कैपिटल G से हम किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसके भीतर ये कॉइल लगी है और करंट ऐसे जब जाती तो इस कॉइल में से फ्लो होना पड़ता है, तो उसमें रेसिस्टेंस उसके रास्ते पर आ जाता है। जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो ये जो इसका पॉइंटर है करंट के अकॉर्डिंग ये ऐसा आ जाता है, हम समझ जाते हैं कि इतनी करंट इसमें फ्लो हो रही है। और ज्यादा करंट की हम इंटेंसिटी और बढ़ा देते हैं तो ये पॉइंटर यहां पर आ जाता है। करंट की इंटेंसिटी और बढ़ा दें, यहां पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा। और उसके बाद जब सबसे लास्ट में पॉइंटर आता है उसके बाद यहां पर एक स्टॉपर लगा रहता है। आप यूं समझिए एक ऐसा खूंटी जैसे लगा रहता है। तो ये इंडिकेटर जो कि गैल्वेनोमीटर का ऐसे है, जब आते आते पूरा गैल्वेनोमीटर का स्केल चल लेता है तो वो यहाँ आकर इस स्टॉपर में फंस जाता है, रुक जाएगा, इससे आगे नहीं जा पाएगा। तो अगर आप थोड़ी सी करंट फ्लो कर रहे हैं तो इंडिकेटर यहाँ शो करेगा, थोड़ी और बढ़ा दिया यहाँ आ गया, थोड़ी और बढ़ा दिया यहाँ आ गया। ऐसा करते करते हमने इतना बढ़ा दिया कि वो पॉइंटर सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर आ गया और स्टॉपर से जाकर के ऐसे अटक गया। अब बताइए, अब अगर इसके बाद आप और करंट बढ़ाते हो अब क्या होगा, और करंट बढ़ाएंगे तो क्या ये गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है, ये संकेतक है, क्या ये और डिफ्लेक्ट होगा और आगे जाएगा? देखो उसके आगे एक तो स्केल ही नहीं है उसका, दूसरी चीज इसमें ये स्टॉपर लगा हुआ है यहां पर। ये कौन सी चीज इसकी लगी हुई है? स्टॉपर। ये इसको रोक देगा बार बार ऐसे। तो मान लिया हमने कि जब इंडिकेटर यहां पर था तो हमने उसको जब 5 एम्पियर करंट दिया, एज एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं 5 एम्पियर करंट, तो 5 एम्पियर करंट देने से वो यहां पर आ गया और स्टॉपर के साथ जाकर ऐसा अटक गया। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप उसमें करंट की वैल्यू और बढ़ा दें
देखो 1 एम्पियर से यहां आया, 2, 3, 4, 5 एम्पियर से यहां आ गया। हमने करंट की इंटेंसिटी और इंक्रीज कर दी, 6 एम्पियर कर दिया। अब बताइए क्या होगा। इंडिकेटर तो जाके स्टॉपर पे जाके अटक गया है। अब हमने करंट को 5 से और थोड़ा इंक्रीज कर दिया, 6 एम्पियर कर दिया। अब इसका क्या होगा? क्या ये पॉइंटर और आगे जाएगा? जा ही नहीं सकता, उसके पास रास्ता ही नहीं है। आगे रास्ता उसका कैसा है? बंद है। तो क्या अब ये 5 से ज्यादा मेजर करके दिखाएगा आपको? अब नहीं दिखा सकता 5 से ज्यादा। भाई 1 भेजा तो यहां आ गया, हमें पता चल गई 1 एम्पियर करंट है। 2, 3, 4, 5। अब हम इस पर 6 एम्पियर करंट भेजते हैं, लेकिन अब उसका इस जो पॉइंटर है, उसका जो ये इंडिकेटर है, वो चलता ही नहीं, आगे जा ही नहीं पाता, स्टॉपर की वजह से वहीं रुक जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग हमने स्केल भी बना रखा था, उसके आगे हमने स्केल भी नहीं बनाया था। तो 5 एम्पियर तक गया। अभी आपने 6 एम्पियर करंट अगर भेजा तो वो जो आपका इंडिकेटर होगा वो आगे नहीं जाएगा। फिर क्या 6 एम्पियर मेजर कर लेंगे आप उससे? नहीं कर सकते। हमने बोला 6 नहीं मेजर हो रही, चलो 10 एम्पियर भेज दो। तो क्या 10 एम्पियर मेजर कर सकते हैं आप उससे? 10 भी मेजर नहीं हो सकती है। कहने का मतलब यूं कि ज्यादा से ज्यादा हम कितनी करंट मेजर कर सकते हैं? 5 मेजर कर सकते हैं, 5 से ज्यादा तो नहीं मेजर कर सकते हम। तो ये जो 5 एम्पियर करंट होती है ना, ये इस गैल्वेनोमीटर के लिए पूरे पैमाने का विक्षेप देती है। जितना पैमाना पूरा इसमें बना है, पूरे पैमाने का इंडिकेटर ऐसा चल जाता है। तो ये जो 5 एम्पियर करंट है ना, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर की पूर्ण स्केल का विक्षेप देने वाली वैद्युत धारा। नहीं समझ में आया? तो बताइए, अभी मैंने जो एग्जांपल बताया उसमें पूर्ण स्केल का, पूरे पैमाने का विक्षेप देने वाली वैद्युत धारा 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर या 10 एम्पियर? 5 एम्पियर, क्योंकि इससे ज्यादा मेजर हम नहीं कर सकते। जैसे एक तराजू में आप रखें, अगर तराजू की क्षमता 25 केजी तक मेजर करने की है, 25 किलोग्राम तक मेजर कर सकता है वो। अब उसमें आपने 1 क्विंटल की कोई चीज रख दी, फिर क्या होगा उसका? एक तो मेजर नहीं करेगा, दूसरी चीज संभव है कि वो टूट जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहां पर 2 काम हो सकते हैं। अगर आपने ज्यादा करंट भेजी तो ज्यादा करंट से नापने की क्षमता 5 एम्पियर तक इसकी है, आपने अचानक से 100 एम्पियर करंट भेज दी। अब 100 एम्पियर करंट इतनी हाई करंट होती है कि वो जब करंट इसमें जाएगी तो ये पॉइंटर इतनी तेज चल के ऐसे आएगा कि जब वो स्टॉपर पर टकराएगा तो ये इसका इंडिकेटर क्या हो सकता है? टूट सकता है, टूट जाता है अगर बहुत हाई करंट दे देंगे आप तो। दूसरी चीज, इतनी हाई करंट में गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल लगी हुई है उसमें बहुत ज्यादा करंट जाने की वजह से बहुत हीट पैदा होती है और वो जल भी सकता है। तो गैल्वेनोमीटर में हाई करंट भेजने के क्या नुकसान हैं? 2 नुकसान अभी मैंने बताए। पहला, एक तो इंडिकेटर टूट जाता है, दूसरा कॉइल में उच्च वैद्युत धारा के कारण बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और कॉइल जल सकती है। तो ये 2 नुकसान हैं हमारे। आप चाहें तो ये नुकसान नोट कर सकते हैं। क्या, किसके बारे में मैंने बताया? गैल्वेनोमीटर में उच्च धारा प्रवाहित करने के हानियां। ठीक है, इसको नोट कर ले। अभी ये इसका पोर्शन नहीं है, अलग कहीं नोट कर सकते हैं आप। एक हेडिंग हमने बना ली, गैल्वेनोमीटर में उच्च धारा भेजने से हानियां। तो गैल्वेनोमीटर में उच्च धारा भेजने से पहली हानि क्या हो सकती है कि गैल्वेनोमीटर का संकेतक टूट सकता है। गैल्वेनोमीटर का संकेतक टूट सकता है।
पहली तो ये हानि है जब आप बहुत हाई करंट भेज देंगे तो। दूसरी हानि क्या है, गैल्वेनोमीटर की कुंडली में उच्च धारा से बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और कुंडली जल सकती है। गैल्वेनोमीटर में उच्च वैद्युत धारा से, गैल्वेनोमीटर में उच्च वैद्युत धारा से बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और कुंडली जल सकती है। ये तो हो गई हानियां। और इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा है कि हर गैल्वेनोमीटर के लिए एक ऐसी करंट होती है जिस करंट को जब हम उसमें भेजते हैं तो वो पूरे स्केल का विक्षेप देती है हमको। जैसे अभी एग्जांपल के लिए कौन सी करंट ऐसी थी, 5 एम्पियर। तो वो वाली करंट का भी हमने एक सिंबल बनाया और उसका हमने सिंबल बनाया IG। क्या सिंबल बनाया, IG। तो गैल्वेनोमीटर में पूर्ण स्केल का विक्षेप देने वाली वैद्युत धारा, गैल्वेनोमीटर में पूर्ण स्केल का विक्षेप पूर्ण स्केल का विक्षेप देने वाली वैद्युत धारा, इसके लिए हमने एक सिंबल बनाया है IG। G एज अ सफिक्स, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, याद रखिएगा। ये जो G है छोटा सा, एज अ सफिक्स। इससे ज्यादा करंट देने से क्या होगा, इससे ज्यादा करंट देने से ये हो जाएगा, ठीक है। और वो मेजर ही नहीं करेगी, मेजर करना बंद कर देगी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से हमको पूर्ण स्केल का विक्षेप अगर हमको 5 एम्पियर से मिल जाता है तो उससे ज्यादा करंट हम नहीं भेज सकते इस पे। लेकिन हमने तो अभी अभी ये लिखा हुआ है कि हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना चाहते हैं, तो हम ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अमीटर का काम है करंट मेजर करना। अब जैसे हमने एक एग्जांपल अभी लिया था कि 5 एम्पियर से ज्यादा होने पर एक तो मेजर नहीं करेगा वो करंट, लेकिन सोचो अगर ये अमीटर बनाएंगे आप इसका, तो इसको तो और ज्यादा मेजर करना पड़ेगा करंट। अगर 20 एम्पियर जाए, हम चाहते हैं कि 20 एम्पियर जाए तो उसको भी वो मेजर करे, क्योंकि आप गैल्वेनोमीटर को किस तरह से प्रयोग करना चाहते हैं, अमीटर की तरह। और अमीटर का काम क्या है कि सर्किट के जिस ब्रांच में भी लगा दें उस करंट को क्या करके दिखा दे हमको, वो मेजर करके हमको दिखाए, हम ये चाहते हैं। तो अगर हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो 5 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं ले सकता, लेकिन हमने जिस ब्रांच में लगाया सर्किट की वहां तो 20 एम्पियर करंट जा रही है, तो फिर वो दो हानियां तो तय हो गई। तो हम चाहते हैं कि वो डैमेज भी ना हो और 20 एम्पियर करंट को मेजर भी कर दे। ये कैसे कर सकते हैं, काफी अच्छा वर्क होगा ये, आप देखेंगे। कुछ बात समझ में आई, प्रॉब्लम समझ में आई ना आपको, कि एक गैल्वेनोमीटर हमारे पास है जो 5 एम्पियर करंट आने पर पूरा स्केल चला जाता है ऐसे उसका। 5 एम्पियर से ज्यादा करंट देते हैं, मेजर ही नहीं करता वो। लेकिन हम तो उसको अमीटर की तरह प्रयोग करना चाहते हैं, और इसके लिए हम उसको जाके एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की ब्रांच में काट के तार को लगा दिया हमने। अब हम उसमें देख रहे हैं कि उसमें तो 20 एम्पियर करंट आ रही थी, लेकिन अब ये तो नहीं नाप पाएगा, तो लेकिन हमको नपवाना है उसी से। तो हम कैसे करेंगे ये काम, बड़ा इजी है। आप ऐसी सिचुएशन पे 20 एम्पियर में से 5 एम्पियर में उसका पूरा स्केल आ जाता है,
तो आप गैल्वेनोमीटर से केवल 5 एम्पियर ही जाने दो, क्योंकि उससे ज्यादा गुजार दोगे अगर आप तो वो टूट जाएगा। तो उसमें से 5 ही जाने दो, बाकी 15 को आप बाईपास बना के गुजार दो। जैसे रोड में बाईपास बना होता है, शहरों में आप देखें बाईपास बने रहते हैं कि अगर एक रोड में ज्यादा भीड़ जाती है तो आप बाईपास से ऐसा घूम के जा सकते। तो ये हम कर देंगे, तो बाकी 15 एम्पियर करंट को हम दूसरे रास्ते से भेज देंगे, लेकिन नाप के वो हमको विषय बताएगा। ये कैसे हो सकता है? देखिए बड़ा इजी है बेटा ये। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूं, उसको आप थोड़ा पहले समझिए। जैसे ये एक रास्ता बना था, ये एक रोड है, और इस रोड में से बहुत सारे रोज के रोज कोल ट्रक्स गुजरते हैं, कोयला लेके ट्रक गुजरते हैं बहुत सारे यहां से। अब जब बहुत सारे ट्रक गुजरते हैं तो हम देख रहे हैं कि रोड की उतनी पावर तो है नहीं जितना इसमें से ट्रक गुजर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये रोड कुछ ही दिन में टूट जाएगा, हम ये भी देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर रोड में से एक बाईपास निकाल देते हैं, और वो बाईपास को आकर के आगे ऐसा इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इतना रोड कैसा है, कमजोर है। तो हम ये बाईपास बना देते हैं और यहां से जोड़ देते हैं इसको जितना चाहे उतना ट्रक इसमें से निकल सकता है। अब हम ट्रक को नापना भी चाहते हैं, नापना चाहते हैं कि कितने ट्रक यहां से निकले, ये भी नापना है। और हमने इसका एक बाईपास भी बना दिया है, लेकिन हमने इस बाईपास में जो ट्रक जाएंगे उनका एक रेशियो फिक्स कर रखा है। उनका रेशियो कितना रहेगा ये हमने डिसाइड किया हुआ है। ये ट्रक डिसाइड नहीं करेगा, ड्राइवर डिसाइड नहीं करेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से जितने भी ट्रक यहां जाएंगे, यहां से जितने यहां पहुंचेंगे वो सब हमको काउंट भी करने हैं कि 20 ट्रक पहुंच रहे हैं, 100 पहुंच रहे हैं, हमको काउंट भी करने हैं वो सब। तो हमने उसका एक रेशियो डिसाइड कर दिया। रेशियो ऐसा डिसाइड कर दिया कि जब यहां से 10 ट्रक आएंगे तो उनमें से एक ट्रक आप इधर ले जा सकेंगे, 10 में से एक इधर जाएगा, और बाकी 9 ट्रक आप यहां से लेके ऐसा आगे निकल जाइएगा। तो हम किसको देखा करेंगे? हम 9 को नहीं देखेंगे, हम 1 को देखेंगे। अब हम यहां पर अपनी कुर्सी डाल के चेयर बैठ गए, बढ़िया, कोई भी मशीन लगा दो आप। अब यहां पर चेयर डाल के हम बैठ गए और हमने देखा यहां से ट्रक निकला कितना, 1। जैसे ही 1 ट्रक निकला हमारे दिमाग में आ गया, हम समझ गए कि यहां कितने पहुंच गए, 10 पहुंच गए, 1 ये वाला और 9 इधर से पहुंचे होंगे। ये हमने रेशियो हमने फिक्स किया हुआ है उसका। तो हमें पता चल गया कि यहां से कितने ट्रक जा रहे हैं, 10 ट्रक पहुंच रहे हैं। भले ये हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम बता सकते हैं यहां बैठे बैठे, क्योंकि ये रेशियो हमने फिक्स किया है और आप इसमें गलती नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आदमी यहां बैठा है, धोखे से 20 इधर भेजो, 1 का इधर जाए दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। वो रेशियो हमने डिसाइड करके रखा है, फिक्स कर दिया है। तो जैसे ही हमारे सामने से 1 ट्रक निकलता है, हमारे माइंड में तुरंत आ जाता है कि पक्का 9 ट्रक कहां से निकल गए, बाईपास से। तो पूरे रोड में चलने वाले ट्रक कितने, 10, ठीक है। हमने देखा कि एक दिन यहां से 2 ट्रक निकल गए। अब हम क्या समझ गए कि टोटल रोड पे कितने ट्रक आ रहे हैं, 1 आता है तो कितने ट्रक, 10। अब 2 आ गए उस दिन, अगर इसका मतलब है कितने ट्रक निकल गए वहां तक, 20। तो हमको कितने काउंट करने पड़े, केवल 2, लेकिन टोटल कितने जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं। नहीं समझ में आया? पूरा दिन हम काउंट करते रहे, हमने देखा कि यहां से उस दिन 5 ट्रक पास हुए, 5 ट्रक्स। क्या अब आप समझ गए कि इस रास्ते से वहां तक टोटल कितने ट्रक पहुंचे, 50। तो हमको कितने गिनने पड़े, केवल 5, लेकिन रास्ते पर जाने वाले ट्रकों की कुल संख्या कितनी हो गई। तो हमने पूरे ट्रक देख लिए, हम बाकी नहीं देखने चाहते। ये हमारा एक तरीका है। और एक एग्जांपल देखिए, तो करंट यहां से कितनी जाएगी, जितनी क्षमता है यहां से हम उतनी ले जाएंगे, बाकी करंट को क्या कर देंगे, बाईपास कर देंगे उसको। समझ रहे हैं आप?
इसको बोलते हैं बाईपास। और हमारी फिजिक्स में इस बाईपास का नाम हमने रखा है शंटेड पाथ भी इसको बोलते हैं हम। इस प्रकार से जो रास्ता बनाया जाता है बेटा उसका नाम रखा जाता है शंटेड पाथ। तो हमारी फिजिक्स में हम जो ऐसा रास्ता बनाएंगे करंट को बाहर से जाने का रास्ता, उस बाहर से जाने के रास्ते को हम बोला करेंगे शंट। वैसे जनरल आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, या तो बाईपास बोलेंगे या शंटेड पाथ बोल सकते हैं आप। लेकिन हमारी फिजिक्स की भाषा में जो भी हम रास्ता बनाएंगे करंट के जाने का बाहर से, उसको हम क्या कहा करेंगे, शंट बोला करेंगे हम उसको। अब आप बताइए, ये एग्जाम्पल समझ आया? एक और एग्जाम्पल है मेरे पास बहुत अच्छा, और उससे और आपको अच्छा लगेगा समझने में। हमारे पास एक बहुत बड़ा टैंक है। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा टैंक है। ये इतना बड़ा टैंक है कि इसमें 1 लाख लीटर पानी आ जाता है। इतना बड़ा टैंक है ये। अब 1 लाख लीटर पानी आता है तो ये टैंक बहुत ऊंचा है। अब इसमें कितना पानी है ये देखने के लिए या तो आप यहां से सीढ़ी बना के चढ़ो, झांको, पता लगाओ कितना पानी। एक तो तरीका ये है आपका, लेकिन बार बार हम रोज सुबह जग के उतना ऊपर चढ़े, पानी झांके, और इतनी गहराई होगी, नीचे अंधेला होगा, वो भी ना जान पाएंगे कितना पानी है, नहीं समझ सकते। हमने इसका भी एक बहुत ही बढ़िया रास्ता निकाला, और वो रास्ता इतना अच्छा है, आप देखिए। हमने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा रास्ता बना दिया। छोटा सा रास्ता, बड़ा पतला सा, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा हमने पूरा पाइप जैसा बनाया, नहीं, बड़ा पतला सा रास्ता बनाया। और उस पतले से रास्ते पर ऐसा समांतर क्रम में कांच की एक नली लगा दी हमने। ये क्या है, टैंक, इसमें 1 लाख लीटर पानी आता है। ये हमने यहां पर क्या लगा दी, ग्लास ट्यूब लगा दी बड़ी पतली सी, और इसमें ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक, जब हमने इसको लगाया तो सबसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमने इसका रेशियो डिसाइड कर लिया, जैसे यहां पर किया हुआ था। कैसे डिसाइड कर लिया कि अगर नली में पानी यहां तक भरेगा, इसका मतलब टैंक में कहां तक भरेगा, यहां तक बिल्कुल बराबर ही भरेगा पानी। तो नली में अगर यहां तक भरेगा, उस समय टैंक में भर जाएगा 5000 लीटर पानी भर जाएगा उस समय। तो हमने इस ट्यूब में, टैंक में नहीं, इस ट्यूब में यहां पर एक निशान बनाया, एक निशान पेंट से बनाया, और वहां पर हमने कितना लिख दिया, 5000 लीटर। समझ आया आपको? फिर और थोड़ा ऊपर बनाया निशान। हमने देखा कि जब यहां तक पानी भरता है तो फिर पूरी टैंक में पानी आ जाता है 10,000 लीटर। तो हमने पूरे टैंक में निशान नहीं बनाया, चिन्ह नहीं बनाया, यहां बनाया केवल, और यहां पर हमने निशान बना के क्या लिख दिया, 10,000 लीटर। ऐसा करते करते हमने अलग अलग निशान यहां पर बना लिए पूरे 1 लाख लीटर तक के। अब आप बताएं, सुबह जब आप टंकी में पानी चेक करना चाहेंगे कि इसमें कितना पानी भरा है, फिर आप ऊपर टैंक के चढ़ के यहां झांकेंगे, या केवल आप इस ट्यूब को देख लेंगे? बस आप सुबह सुबह आइए, ट्यूब को देखिए, हमने देखा पानी यहां तक है, अब हम समझ गए कि टैंक में कितना पानी है। तो क्या वो 10,000 लीटर इस ट्यूब में है? ये ट्यूब बड़ी पतली सी लगी है, तो क्या 10,000 लीटर पानी इस ट्यूब में भरा हुआ है? कहां भरा हुआ है? हाँ, तो हम टैंक में झांकने नहीं जाते बार बार, हम बस इस ट्यूब में देख लेते हैं कि यहाँ 10,000 लीटर, यहाँ 10,000 पे चिन्ह पे पानी आ रहा है, इसका मतलब अभी टैंक में कितना पानी भरा है, अभी टैंक में 10,000 लीटर पानी भरा हुआ है। ऐसे हम निशान बना लेते हैं। तो देखने टैंक में नहीं, हम ट्यूब में देख लेते हैं बस। यही रास्ता हम अपनाते हैं अपने गैल्वेनोमीटर को जब हम अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आपने इन एग्जाम्पल्स से बेटा क्या समझा कि हमने देखा रोड की जितनी क्षमता नहीं थी, लेकिन अगर हम उतना उससे नापना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर गैल्वेनोमीटर की क्षमता केवल 5 एम्पियर तक नापने की है,
लेकिन किसी दिन हमको उसको अमीटर की तरह बिहेव करवाने के लिए उससे 100 एम्पियर भी मेजर करना पड़ जाए ना, तो हम कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बाईपास बनाना पड़ेगा, एक शंटेड पाथ बनाना पड़ेगा उस पे आपको। अब आप देखें कि हम ये कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक सर्किट यहां पर बनाऊंगा। ये सेल हमने लगाई, यहां पर ये की बना दी हमने, ये एक रेसिस्टेंस जो कि लोड है, और उसके साथ आपको याद है यहां पर हमने लगाया अपना गैल्वेनोमीटर, जिसको हम अमीटर की तरह यूज करना चाहते हैं। और रास्ते में गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस भी आएगा। आपको याद है अभी अभी हमने बताया गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसका पॉइंटर चलेगा, कहीं 0 लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा, और हम ऐसा मेजर कर सकते हैं। इससे ज्यादा ये करंट को मेजर नहीं कर सकता है वैसे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इससे ज्यादा करंट मेजर करके इसको अमीटर की तरह काम में लाएं। तो आपको याद होगा कि इसमें करंट कितनी जानी चाहिए, केवल IG करंट। याद करिए, पूरी स्केल का विक्षेप देने वाली वैद्युत धारा को हमने कैसे लिखा है, तो IG से ज्यादा करंट इस पे नहीं जानी चाहिए। ज्यादा जाएगी तो नुकसान देखे हैं आपने। तो इसमें सिर्फ IG करंट ही हम भेजना चाहते हैं, लेकिन अगर इस सर्किट में इस ब्रांच में करंट बहुत ज्यादा है और हम मेजर करना चाहते हैं, तो अभी अभी एक एग्जांपल देखा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे आपको इसमें एक बाईपास बनाना पड़ेगा। तो हमने फिर से मैं आपको बता दूं, हमारी गैल्वेनोमीटर को करंट की नापने की क्षमता एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं देखूं 5 एम्पियर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उससे कितनी करंट मेजर करें, 100 एम्पियर हम कर सकते हैं, और वही करके आपको दिखा रहे हैं। उसके लिए आपको करना यह है, रास्ते में यहां पर एक बाईपास बनाइए और एक रेसिस्टेंस लगाइए आप यहां पर, जिसे आपने शंटेड पाथ बोला हुआ है। ये जो रेसिस्टेंस लगाएंगे, इस रेसिस्टेंस को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम हमने रखा हुआ है, अभी हमने बताया कि फिजिक्स की भाषा में हम इसको क्या बोला करेंगे, शंट बोला करेंगे। यहां हम जो शंट लगाएंगे वो कैसा शंट होगा, याद रखें, जब आप गैल्वेनोमीटर से अमीटर बना रहे होते हैं उस समय जो आप शंट लगाते हैं, 2 बातें इसमें याद रखनी है। पहली चीज, समांतर क्रम में लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के। गैल्वेनोमीटर ऐसा है, इसके पैरेलल में ये लगाएंगे आप। दूसरी चीज, शंट का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। क्यों? अब आप फिर से एग्जांपल सोचिए, क्योंकि अगर 100 एम्पियर करंट यहां से टोटल आ रही होगी, तो इसमें तो हम 5 ही जाने देंगे ना, इसमें हम 5 से ज्यादा अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अगर 5 से ज्यादा अलाउ कर देंगे पॉइंटर टूट जाएगा, इसका आग लग जाएगी, बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे हमको। तो हम इसमें 5 ही जाना देना चाहते हैं, बाकी 95 कहां से जाए हम चाहते हैं, बाकी इधर से निकल जाए। अभी रास्ता देखा था आपने एग्जाम्पल में। तो इसका अब यहां से आप अगर ये चाहते हो कि यहां 5 जाए, यहां 95 करंट चली जाए, तो उसके लिए किस रास्ते का प्रतिरोध कम होना चाहिए, शंट वाले रास्ते का प्रतिरोध कम होना चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा करंट यहां से चली जाएगी। बात समझ आई आपको? अच्छा, अब तो शंट की 2 बातें। पहली बात तो इसे हमेशा गैल्वेनोमीटर में कैसा लगाना है, समांतर क्रम में। दूसरा, इसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो शंट की हमने खास बात लिख ली, समांतर क्रम में, और कैसा प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध। ऐसे प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, शंट बोलेंगे, जो यहां लगाएंगे हम। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां से जो करंट आती है, बाई चांस ये टोटल 5 मेजर कर पाती है। तो अब हमने शंट लगाने के बाद
गैल्वेनोमीटर को फिर से कैलिब्रेट किया, उसमें पैमाना हमने बाद में बनाया। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हम क्या करते हैं। गैल्वेनोमीटर केवल 5 एम्पियर तक नाप सकता था, लेकिन हम 100 एम्पियर नापना चाहते हैं, तो हमने तुरंत इसके समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध लगा दिया, बहुत कम प्रतिरोध हमने लगा दिया। लगाने के बाद अब इसके पैमाने हम खुद बनाएंगे, जैसे हमने बताया था ना, उसका रेशियो हम खुद डिसाइड करते हैं। हम उसके जो पॉइंट होंगे वो हम खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसके पॉइंट? हम ऐसे बनाएंगे कि पहले हम यहां से 20 एम्पियर करंट भेजेंगे, 20 में से यहां से कितनी जाने देंगे? 1 एम्पियर जाने देंगे। ये हम कैसे करेंगे? कर सकते हैं, इसका प्रतिरोध इतना कम कर देंगे कि पूरी 1 एम्पियर करंट केवल यहां से ऐसे जाए, बाकी 19 एम्पियर इसमें से निकल जाए करंट। ध्यान से इस बात को समझिएगा। फिर से ये कितनी करंट मैक्सिमम तक ले सकता है? 5। शुरू में हमने इसके साथ ऐसा लगा के और यहां से कितनी करंट भेजी हमने? 20 एम्पियर। और इस संट को हमने ऐसा सेट किया कि इधर कितनी करंट आए? 1, और इधर कितनी करंट जाए? 19। जब बेटा इधर 1 एम्पियर करंट आएगी इस रास्ते पर, तो इसका जो पॉइंटर होगा वो चल के यहां पर दिखाएगा हमको, क्योंकि भले 19 इधर से जा रही है पर गैल्वेनोमीटर को तो 1 मिल रही है ना केवल, तो उसका पॉइंटर पूरा तो नहीं दिखाएगा, पूरा तो 5 में दिखाता है, यहां दिखाएगा। तो यहां हम कितना लिख दें? तो आंसर है 1 नहीं लिखेंगे हम यहां लिख देंगे 20, क्योंकि 1 इसको मिल रही है। टोटल कितनी जा रही है? 20 जा रही है। अब बताओ आपको समझ में आया कुछ? फिर यहां से हम भेजेंगे 40 एम्पियर करंट, 40 एम्पियर। तो 40 में से संट को ऐसा सेट हमने किया है कि यहां से कितनी जाएगी? ऐसे 2 एम्पियर, बाकी 38 एम्पियर इधर से हम बाईपास करा देंगे उसको। तो जब 2 एम्पियर इसको मिलेगी तो ये 2 एम्पियर में इतना दिखाएगा हमको, लेकिन हम यहां 2 नहीं लिखेंगे, हम यहां पर 40 लिखेंगे। तो जब ये 2 चलेगा इतना, तो यहां पर कितना लिखा हुआ है? 40। अब हम समझ गए कि पूरे सर्किट में कितनी करंट जा रही थी, 40 एम्पियर पूरे में जा रही है, जबकि गैल्वेनोमीटर में कितनी पहुंच रही? केवल 2 एम्पियर। लेकिन गैल्वेनोमीटर अब हमको 40 एम्पियर नाप के बता रहा है। कर रहा है ये काम? नहीं समझ में आया? फिर हमने इसको कितना दिया करंट? 60 एम्पियर दिया। 60 में शंट को हमने ऐसा सेट ही किया हुआ है कि इधर कितनी जाने देगा वो करंट? 3 एम्पियर, और बाकी 57 एम्पियर करंट को बाईपास करा देगा बगल से। तो अब इसमें 3 एम्पियर जाएगी, तो 3 एम्पियर में तो पॉइंटर यहां आएगा चमके। तो हम जब 3 एम्पियर में यहां आएगा तो यहां 3 लिख दें। हम कितनी लिख दें? 60 लिख दें, क्योंकि उस समय सर्किट में टोटल करंट कितनी है? उसमें से 57 एम्पियर हमने संट में से गुजार दिया है, केवल 3 जाने दिया है इसमें से। ठीक, अब हम 80 एम्पियर करंट उस गैल्वेनोमीटर में डालेंगे। फिर 80 एम्पियर डालेंगे और शंट को हमने सेट ऐसा किया है कि शंट इधर केवल कितनी जाने देगा? 4 एम्पियर जाने देगा। 4 एम्पियर से इसका पॉइंटर यहां पर आ जाएगा। अब इसको तो 4 एम्पियर ही मिले, इसके लिए ज्यादा नहीं है अभी वो, क्योंकि ये मैक्सिमम कितनी ले लेता है? 5 एम्पियर तक। अब इसको 4 मिली, लेकिन बाकी जो 76 एम्पियर है वो यहां से निकल के जा रही है, ये हम जानते हैं। तो अगर ये यहां पर आई तो हमने यहां पर कितना लिख दिया? 80। और ये हम कैसे कर सकते हैं? संट को हम ऐसा समायोजित करेंगे कि जब हम 80 एम्पियर भेजें तो वो गैल्वेनोमीटर में कितनी जाने दे? केवल 4 एम्पियर, और बाकी 76 एम्पियर कहां से कर दे? वो इधर बाकी रास्ते से भेज दे, उसको चोरी वाले रास्ते से भेज देंगे उसको हम। लेकिन हम जानते हैं कि कितनी टोटल करंट जा रही है, 80 एम्पियर। तो वो हम यहां 4 नहीं लिखते, 80 लिख देते हैं उस जगह पर। हम फिर हमने इसको 100 एम्पियर भेज दिया। अब हम 100 एम्पियर भेज देते हैं करंट इस पे। 100 एम्पियर भेजते हैं तो शंट को ऐसा सेट करते हैं कि 100 में से इधर कितनी जाने दे? वो 5 एम्पियर केवल। अब जब 5 एम्पियर भेजेंगे तो ये पूरा यहां पर आ जाएगी,
5 यहां आ रही है और बाकी 95 कहां से जा रही है? बाईपास से। लेकिन यहां पर गैल्वेनोमीटर में कितने पहुंच रही है? 5। और टोटल कितनी है? तो यहां हम 5 लिखेंगे कि 100? हम यहां 100 लिख देते हैं। ये कैलिब्रेशन हमने खुद किया पहले अलग जा करके, और उसके बाद जब ये कैलिब्रेशन कर लिया, उसके बाद जहां पर भी हमको करंट नापनी है वहीं का तार काटा, इसको लगा दिया। तो एक्चुअली ये था क्या? गैल्वेनोमीटर है। और ये कैलिब्रेशन हमने कहां किया? हम पहले 20, 40, 60, 80, 100 एम्पियर दे दे के खांचे हमने पहले बना लिए हैं। उसके बाद अब आपने हमको बोला कि सर करंट सबमर्सिबल की मोटर चल रही है, नापो कितनी करंट। तो हमने कहा लगाओ इसको वहां। अब आपने तार काटा, गैल्वेनोमीटर लगाया, उसमें इसने हमको दिखाया, यहां पर दिखा दिया, इसके बीच में दिखा दिया। क्या समझ गए आपकी कितनी करंट जा रही होगी? 10 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर की क्षमता कितनी थी बता सकते हैं आप? 5 एम्पियर क्षमता थी, लेकिन अब ये कितना नाप रहा है? नाप सकता है, क्योंकि बाकी की करंट कहां से हमने भेज दिया? बाकी की करंट हमने बाईपास करा दी है इसकी। तो ये हमारी टेक्निक है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ये कैलिब्रेशन आपको पहले करना पड़ेगा, ये अलग से कहीं से कैलिब्रेशन आप करके लाओ और फिर यहां पर आप लगा सकते हो। बात समझ में आई? आपने एक दूसरी चीज के साथ, दूसरी मशीन के साथ एक फैक्ट्री में गए, वहां दूसरी मशीन के साथ आपने उसको लगाया नापने के लिए करंट, उसने आपको यहां दिखा दिया, पॉइंटर यहां चला गया। अब आप कितनी समझ जाओगे कितनी करंट फ्लो हो रही है? 70 एम्पियर, क्योंकि 60 और 80 के बीच में है, 70 एम्पियर नाप रहा है। क्षमता कितनी थी गैल्वेनोमीटर की? उससे ज्यादा नापने की क्षमता नहीं थी, लेकिन आज हमने इसको ऐसा इस काबिल बना दिया है कि वो कितना नाप दे रहा है। आप 70 भी नाप के दिखाता है वो। आप समझ आ गया आपको तरीका? अब इसमें छोटा सा एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। इस वाले रास्ते का प्रतिरोध कितना है बताइए जी? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमने माना है। इस वाले रास्ते का प्रतिरोध कितना है? S। ये पॉइंट हमने A मान लिया और ये पॉइंट हमने B मान लिया। इस वाले रास्ते पर देखो, हमने माना कि सेल से जो टोटल करंट जा रही है वो I करंट जा रही है। अब यहां पर कितनी करंट पहुंची? I। यहां पर कितनी करंट हम भेज सकते हैं? क्या चाहे जितनी करंट होगी सब गैल्वेनोमीटर रास्ते में भेज सकते हैं? केवल हम उसकी जितनी करंट पूरी स्केल का विच्छेद देती है बस उतनी भेज सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते। तो इस रास्ते पर हम जो करंट भेज सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा IG आप भेज सकते हैं। IG से ज्यादा करंट अलाउ नहीं करेंगे हम जाने के लिए। अब आप देखें टोटल यहां से कितनी करंट आई? I एम्पियर। इस रास्ते पे मैक्सिमम कितनी जाना अलाउ कर सकते हैं? IG। तो बाकी जो करंट बचेगी वो इस रास्ते से जाएगी, कितनी बचेगी? वेरी गुड, टोटल I है, IG इधर चली गई तो यहां बची I माइनस IG। ये I माइनस IG S में जाएगी, ये I माइनस IG यहां से फिर ऐसा आएगी और इधर से IG यहां पर पहुंचेगी, इधर से I माइनस IG आएगी, दोनों मिलकर के फिर कितना बना लेंगी और ये चली आएगी। ठीक है? अब मुझे बताइए, बिंदु A और B के बीच का विभवांतर नापना चाहते हैं, दो तरह से कैलकुलेट करेंगे। बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर, बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इस रास्ते से कैलकुलेट कर सकते हैं और एक A और B के बीच का विभवांतर इस रास्ते से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला रास्ता भी A और B में ही जुड़ा हुआ है। तो अगर इस रास्ते से विभवांतर कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? विभवांतर का करंट इनटू रेसिस्टेंस। तो इस रास्ते में कितनी करंट जा रही है? IG। इस रास्ते का रेसिस्टेंस कितना है? G। तो IG मल्टीप्लाइड बाई G। या एक काम करते हैं, यहां पर हम इसको नोट कर लेते हैं, IG मल्टीप्लाइड बाई G। ये तो हमने इस वाले रास्ते से मेजर किया, इस रास्ते से भी हम मेजर कर सकते हैं। इस रास्ते में प्रतिरोध कितना पड़ेगा?
एस। करंट कितनी जा रही है, आई माइनस आई जी, तो विभवांतर बताओ। करंट इंटू रेसिस्टेंस, करंट कितनी, आई माइनस आई जी, और रेसिस्टेंस कितना, एस। अब क्योंकि ये वाला विभवांतर ए और बी के बीच का है, ये जो यहां से निकाला ये भी ए और बी के बीच का है, तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। हमने बराबर कर दिया। तो ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई है बेटा, जिस इक्वेशन का यूज करके आप बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। अधिकतर हम यहां से शंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर एस के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, ये अपॉन में आ जाएगा, ये फॉर्मूला आएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। हम आपको बार बार बोल रहे थे ना कि शंट को हम ऐसा समायोजित करेंगे कि केवल इसमें से मैक्सिमम 5 एम्पियर ही जा पाए, आई जी ही जा पाए, इससे ज्यादा मत जाए। तो अब जब आप आपसे ये कहते थे कि हम ऐसे सेट करेंगे उसको, तो कैसे सेट कर देंगे उसको, अब हमारे पास उसका एक फॉर्मूला है। यहां से हम निकाल लेंगे शंट की वैल्यू और उतनी ही वैल्यू का शंट यहां लगा देंगे आके। कुछ समझ में आया? तो ये शंट की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। इसको इस तरह से शंट आप निकाल सकते हैं। आप चाहें कि ज्यादा से ज्यादा कितनी करंट मेजर कर सकते हैं, तो आप आई की वैल्यू निकाल लो, करंट भी आ जाएगी। हाँ, यहां पर कुछ चीजें हैं बेटा जिनके सिंबल आपको बहुत याद रहने चाहिए। मैं सारे सिंबल्स यहां नोट कर देता हूं। अच्छा, अगर आपको याद है तो क्या आप बता सकते हैं, एस के बारे में बताना है आपको, जी के बारे में बताना है, आई जी के बारे में बताना है और आई के बारे में बताना है। 4 सिंबल्स आपको क्लियर करने हैं। एस क्या चीज है, शंट का प्रतिरोध, शंट का प्रतिरोध। अब बताइए कैपिटल जी क्या चीज है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। आई जी क्या चीज है, जितनी धारा से गैल्वेनोमीटर के पूर्ण स्केल का विक्षेप मिलता है। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वो कितना था, 5 एम्पियर केवल। जितनी धारा से गैल्वेनोमीटर में, जितनी धारा से गैल्वेनोमीटर में पूर्ण पैमाने का विक्षेप मिलता है, ये आई जी वो वाली करंट है। तो फिर आई कौन सी करंट है, आई वो वाली करंट है जिसको हम नापना चाहते हैं। 5 एम्पियर आई जी था, नाप तो हम 100 एम्पियर चाहते थे। तो आई कौन सी करंट है, जो वैद्युत धारा हम नापना चाहते हैं, वह वैद्युत धारा जिसे हम नापना चाहते हैं, वो वाली वैद्युत धारा आई वैद्युत धारा होगी। तो ये आपको सिंबल और ये छोटा सा कैलकुलेशन और ये हमने एग्जांपल से बताया कैसे करेंगे, आप तरीका समझ आ गया, नोट कर ले इसे। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है, उसको भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। हमने एक सर्किट डायग्राम यहां बनाया हुआ है। ये हमारा लोड है जिसके सिरों के बीच हम विभवांतर नापना चाहते हैं और हमारे पास वोल्ट मीटर नहीं है, तो हम किसको वोल्ट मीटर की तरह से यूज करना चाहते हैं, गैल्वेनोमीटर को। जो लोड है, अभी आपने एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था जब हम अमीटर और वोल्ट मीटर को डिफरेंशिएट कर रहे थे, उसमें आपको याद होगा कि अगर 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वोल्ट मीटर लगाने से वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाता था, कम हो जाता था और एरर आ जाती थी। तो वो एरर ही तो हमको खत्म करनी है, एरर आना बंद हो जाए
तो समझो ये गैल्वेनोमीटर ने किसकी तरह बिहेव करके दिखा दिया हमको, वोल्टमीटर की तरह बिहेव कर दिया इसने। तो यही हम करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ए और बी के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। जैसे एग्जांपल हमने लिया था तो वहां पर इसके बीच का टोटल विभवांतर कितना था, 100 वोल्ट था। जब हमने लगाया था वोल्टमीटर तो 90 रह गया था कि नहीं रह गया था। तो हमने मान लिया कि ए और बी इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जो एक्चुअल रीडिंग है, जो उसकी ट्रू वैल्यू है, वो कैपिटल V वोल्ट के बराबर है। और यही V वोल्ट हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह से यूज करके मेजर करना है। इसके लिए भी हमको यहां पर एक शंट लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर जो हम एक शंट लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे उसको आप ध्यान से देखें। और इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो करंट यहां से जाएगी तो आप क्या चाहते हो, इस रास्ते पर करंट जाए या आप चाहते हो कि इस रास्ते पर करंट ज्यादा मत जाए, ज्यादा ना जाए। हम यही तो चाहते हैं वोल्टमीटर में। तो अगर आप चाहते हैं कि इस रास्ते पर करंट ज्यादा मत जाए तो इस रास्ते का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा रखना चाहिए हमको। तो हम इस रास्ते का प्रतिरोध ज्यादा करते हैं। अब देखिए, अब अगर आप इस गैल्वेनोमीटर की तरह पैरेलल में शंट लगा देंगे तो समांतर क्रम में प्रतिरोध लगाने से तो प्रतिरोध कम हो जाता है। हमको तो इसके रास्ते का प्रतिरोध क्या करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो हम समांतर में तो नहीं लगाएंगे, इस बार हम इस बार श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। तो यहां पर हम एक तार को थोड़ा सा काट के और इसके साथ ये एक रेसिस्टेंस इसमें डाल देते, और यही है कौन, शंट। बात समझ में आई। तो यहां हम जो शंट लगाएंगे वो शंट कैसा होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी। पहली चीज तो आप शंट की सहायता से वोल्टमीटर वाले रास्ते का प्रतिरोध बढ़ाना चाहते हैं। प्रतिरोध बढ़ाने के लिए पहली शर्त तो यह है कि श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि हाई रेसिस्टेंस लगाइए। आप यहां पे श्रेणी क्रम में लगाओ और उच्च प्रतिरोध लगाओ। जितना ज्यादा हाई रेसिस्टेंस लगाएंगे उतना इस रास्ते का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और उतनी कम करंट इधर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बनाते समय जो भी शंट यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे, श्रेणी में कि समांतर में, श्रेणी में। और उसका प्रतिरोध कैसा होगा, उच्च प्रतिरोध होगा बहुत। तो शंट यहां पर जो लगेगा उसकी खास बात ये होगी, श्रेणी क्रम में लगेगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। ये जब आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह यूज करने जाओगे उस समय आपको जो शंट लगाना होगा वो सीरीज में लगाना होगा और हाई रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और जब आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह से यूज करोगे तो भी शंट लगाना होगा समांतर क्रम में, लेकिन निम्न प्रतिरोध लगाना पड़ेगा आपको। ठीक, अब कैसे नाप देगा, कैसे नापेगा, इसके लिए हमको शंट को ही सेट करना है। तो अब सबके मन में एक क्वेश्चन आता है कि कितने ओम का शंट लगाना चाहिए। जैसे यहां तो हमको एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर आप इससे आई एम्पियर करंट नापना चाहते हैं तो आप यहां से सॉल्व करके एस की वैल्यू निकाल लो। इसका मात्रक क्या होगा, ओम, क्योंकि ये प्रतिरोध है। और उतने ही ओम प्रतिरोध का एक तार लीजिए और एस की जगह पर लगा दो। तो ऐसा ही एस का एक फॉर्मूला यहां के लिए भी बनना चाहिए, जिसमें से हम सॉल्व करके एस की वैल्यू निकालें कि हमको इतना वोल्टेज नापना है। तो सॉल्व करके हम एस की वैल्यू निकालें और फिर वही वाला शंट आके यहां पर लगा देंगे हम। कौन सा फॉर्मूला होगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें भी आपको करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, टोटल यहां से करंट कितनी जा रही है, टोटल यहां से करंट जा रही है आई। सेल में टोटल करंट सेल से आई जा रही है ना। अब इसको ध्यान से देखिए, इस रास्ते पर मुझे बताइएगा, क्योंकि इस रास्ते पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो इस रास्ते पर ज्यादा से ज्यादा कितनी करंट हम भेज सकते हैं, आई जी, वेरी गुड।
क्योंकि आईजी करंट देने से गैल्वेनोमीटर का पूर्ण विक्षेप हमको मिलता है। इससे ज्यादा करंट हम इसको नहीं भेज सकते इस रास्ते पर। ज्यादा भेजोगे तो क्या होगा, हानियां होंगी, लिखी थी अभी आपने। तो इस रास्ते पर अब देखो, शंट का प्रतिरोध हम इतना ज्यादा रखेंगे कि जो भी करंट सेल से जाए उसमें से इस तरफ जो करंट जाए वो केवल कितनी जा पाए, आईजी जा पाए, आईजी से ज्यादा मत जाए उधर की तरफ। बाकी जो भी करंट है वो सब आपके मेन सर्किट से निकल जाए। यहां पर भी देखा बाईपास बन गया, बना है ना बाईपास। फर्क इतना है कि यहां जो बाईपास बना था उसमें ज्यादा से ज्यादा करंट यहां से पास करते थे, लेकिन यहां जो बाईपास बना हुआ है मेन सर्किट में आपके, उसमें ज्यादा से ज्यादा करंट हम यहां से ले जाना चाहते हैं, वहां से हम ज्यादा करंट नहीं ले जाना चाहते। ठीक है, तो इसमें हम आईजी करंट भेजेंगे, बाकी जो करंट होगी इधर से निकल जाएगी, इधर से आईजी आएगी। इधर वाली करंट जब दोनों जंक्शन पर मिलेंगे फिर ये आई बन करके ऐसा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगी। लेकिन वोल्ट मीटर बनाकर हम करना क्या चाहते हैं, करना हम ये चाहते हैं कि अगर इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो हम चाहते हैं कि ये V नापे। जैसे इसको लगा देने से 100 का कितना कर देता था, 90, ये नहीं चाहते हम। बस अगर 100 है तो 100 नाप के दिखाए हमें भाई, 99 हो तो 99 नापे, लेकिन जितना है वो दिखाए तो कम से कम। ये लगने की वजह से, अपना पेट भरने की वजह से 90 कर देता है ये वोल्टेज को, तो ये नहीं चाहते हम इस पे। हम चाहते हैं कि अगर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है तो ये V हमको दिखाए नाप करके, बस हम ये चाहते हैं। अब इसकी इक्वेशन कैसे सेट करनी है थोड़ा ध्यान से देखिए। इस रास्ते पर देखो, ये जो A से B का ये वाला रास्ता है, A से B तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। A से B तक पहुंचने का एक रास्ता ये सीधा और एक रास्ता ये वाला है बाईपास वाला रास्ता। ठीक, दोनों रास्तों में A और B, A से B तक पहुंचा जा सकता है। A से B तक पहुंचने के अगर डायरेक्ट रास्ता जाते हैं तो कितना विभवांतर हमको मिलता है, V। अब देखो ना, A और B के बीच का विभवांतर हमने कितना माना है कि टोटल ओरिजिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, तो A और B के बीच का विभवांतर V है। अब A और B के बीच का विभवांतर बेटा हम इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए यहां फिर लिखेंगे बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर, बिंदुओं A और B के बीच विभवांतर V है ना। इधर से देख रहे हैं तो कितना विभवांतर मिल रहा है, V। इधर से देखेंगे तो कितना मिलेगा। विभवांतर का फॉर्मूला होता है करंट इंटू रेसिस्टेंस। ठीक, तो इस रास्ते में करंट कितनी है, IG से ज्यादा अलाउ नहीं कर रहे हम। और इस रास्ते का रेसिस्टेंस कितना है टोटल मुझे बता सकते हैं आप, S प्लस G। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि दोनों कौन से क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। और श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको जोड़ देते। तो अगर इसका S है, इसका प्रतिरोध G है, तो इस लाइन का टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, S प्लस G। करंट कितनी जा रही है, IG, तो विभवांतर कितना होगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस। करंट IG है और ऊपर वाले रास्ते का टोटल रेसिस्टेंस है S प्लस G। अब आपने देखा पिछली बार यहां का वोल्टेज हमको नहीं पता था, तो हमने यहां का वोल्टेज भी निकाला था IG इंटू G से। लेकिन इस बार यहां का वोल्टेज, अब आप सोचोगे जब पता है तो नाप ही कह रहे हो। आप ये सोच सकते हो कि हम बताएंगे कि V हमको मालूम है, तो आप कहोगे तो फिर काहे ये सब कर रहे हो, फिर किस वजह से नाप रहे हो भैया। तो हमको ये नहीं मालूम कि इतना है, लेकिन हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा गैल्वेनोमीटर 100 वोल्ट तक मेजर करे। कितना चाहते हैं, 100 वोल्ट तक मेजर करे। तो फिर हम, तो अब जान गए ना कि हम कितना नपवाना चाहते हैं उससे।
100 वोल्ट, तो हम V की जगह पे क्या लिख देंगे 100 वोल्ट। तो ये V क्या चीज है, वो वाला विभवांतर जिसको हम नापना चाहते हैं। बात समझ में आई, ना समझ में आया कि इसका विभवांतर अगर आप जानते ही हैं तो आप क्यों ये सब कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं जानते एक्यूरेट बिल्कुल, हाँ हम इतना जानते हैं कि हम 100 वोल्ट तक इससे नापना चाहते हैं, उस काबिल हम इसको बनाना चाहते हैं। तो हम V की जगह पे क्या लिख के कैलकुलेट करेंगे 100 लिख के कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमको पता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये V वोल्ट तक नाप के हमको दिखाए, इसलिए हम उसको V लिख रहे हैं। तो इधर से विभवांतर मिला हमको V, इधर से विभवांतर हमको मिला Ig इंटू एस प्लस जी। आप चाहें तो यहां से फिर कैलकुलेट करो, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू एस प्लस जी। अब हमको तो S चाहिए, इसको इधर भेज दीजिए। S की वैल्यू आपको मिलेगी V अपॉन Ig माइनस जी। ये S की वैल्यू आ गई। S की वैल्यू मतलब फिर से यहां सिंबल में देखो बेटा SIG और G, SIG और G आप सब जानते हो। केवल V के बारे में मैं बता देता हूं कि यह V क्या है। क्या आप समझ पाए कि यह V क्या चीज है, वो वाला विभव जिसको हम नापना चाहते हैं। ठीक है, वह विभवांतर जिसे हम नापना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि हम 100 वोल्ट तक नापने के काबिल बनाना चाहते हैं इसको, तो V की जगह हम 100 लिख देंगे, Ig की जगह उसके Ig की वैल्यू लिख देंगे। Ig अब समझ गए आप, पिछले एग्जांपल में 5 लिया था हमने। और G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस। तो V, Ig और कैपिटल G इन सब की वैल्यूज लिखेंगे तो कौन मिल जाएगा हमको S। और जितने ओम का हमको ये शंट मिलेगा वही ओम का तार लेंगे, यहां श्रेणी क्रम में लगाएंगे और इसके बाद बड़े आराम से ये जो चीज आपकी बनेगी वो क्या बन जाएगा वोल्ट मीटर। और फिर बड़े आराम से कितने तक नाप सकता है वो 100 वोल्ट तक फिर वो नाप के दिखा सकता है आपको। 100 से कम भी नापेगा और 100 तक तो नाप ही देगा। और अगर आप 500 वोल्ट तक नपवाना चाहते हैं फिर क्या करिएगा, फिर इस सूत्र में V की जगह पर क्या लिखना 500, फिर कैलकुलेट कर लीजिएगा, S निकाल लेना, S की जो वैल्यू आए उतनी ही वैल्यू का वायर लीजिए, उतनी वैल्यू का रेसिस्टेंस लो, इसको हटाओ उसको लगाओ। जैसे उसको लगाओगे अब ये कितने तक नाप देगा, फिर 500 तक नाप सकते हैं फिर आप उससे बड़ी आसानी से। नहीं समझ में आया? आप बताएं अगर आप 1000 वोल्ट तक इसी से नापना चाहते हैं तो क्या करेंगे बताइए। इस V में 1000 लिखो, Ig की जगह उसकी वैल्यू लिखो 5, जो कुछ भी आए। G की जगह गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस लिखो, क्या वैल्यू आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, उतनी ही वैल्यू का प्रतिरोध हम लेंगे, इस S को हटाएंगे और इसकी जगह उसको लगा देंगे। जैसे ही लगाएंगे ये क्या बन गया वोल्ट मीटर। कैसा वोल्ट मीटर बन गया, ऐसा कि फिर वो 1000 तक नाप के आपको दे सकता है, मैक्सिमम 1000 वोल्ट तक आप उससे मेजर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर को ही हमने किसकी तरह यूज किया अमीटर, और एक गैल्वेनोमीटर को ही हमने किसकी तरह से यूज किया वोल्ट मीटर। दोनों का मेथड अलग अलग है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह बदलने के लिए भी शंट चाहिए और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह बदलने के लिए भी शंट चाहिए, बट दोनों शंट में डिफरेंस है। जब आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करोगे, शंट की खासियत क्या होनी चाहिए, समांतर क्रम में लगेगा, निम्न प्रतिरोध होगा। और जब आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलोगे तो भी शंट लगेगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाना रहेगा आपको। और कभी भी कहीं पर भी एक गैल्वेनोमीटर को आप अमीटर और वोल्ट मीटर की तरह से यूज कर सकते हैं।